नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में आगे के अपन चालू स्टार्ट करेंगे। जो RSR राजस्थान सेवा नियम पढ़ रहे थे, इससे पहले अपन नियम 7 था परिभाषा, वो पढ़ा था 1 से लेकर 40 तक। रिवीजन के तौर पर है ये। इसमें कुछ जो मेन चीज़ें याद रखनी होती, फैक्ट होते हैं, वो नोट्स टाइप में मैंने इधर लिखे हैं और फिर उसका एक्सप्लेन करेंगे आगे क्या क्या इस चीज़ के अंदर है। तो ये आपके लिए वापस रिवाइज करोगे, उसके लिए उस हिसाब से बनाया है मैंने, उसी हिसाब से हेल्पफुल हो गया आपके लिए। तो बात करते हैं राजस्थान सेवा नियम। इससे पहले अपन थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं राजस्थान सेवा नियम, ये ऊपर तक है ये। फिर आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे अपन लेसन अध्याय 3 है और अध्याय 3 के अंदर है राजस्थान सेवा नियम है। जो सेवा की सामान्य शर्तें क्या है अध्याय 3 है। अध्याय 3 में नियम 8 से लेकर 23 तक है इसके अंदर, और इसका नाम है सेवा नियम, सेवा की सामान्य शर्तें। तो लेसन 3 है, इसका नाम है सेवा की सामान्य शर्तें, और 8 से 23 तक इसके अंदर बताया गया है। आज इसमें देखेंगे नियम 8, 9, 10, 11 और 12। एक स्लाइड पे ये है। स्टार्ट करते हैं नियम 8। नियम 8 के अंदर क्या दिया गया? तो नियम 8 के अंदर है जिसको अपन बोलते हैं परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, प्रोफेशनल ट्रेनी बोलते हैं। जो 2 साल तक रहता है व्यक्ति, उसको बोला गया है प्रोफेशनल ट्रेनी। इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रोफेशनल ट्रेनी। अब ये किसको कहा गया ये तो पता है साहब, प्रोफेशनल पीरियड 2 साल का होता है। ये कब लागू हुआ था, कब जारी हुआ था, ये डेट याद रखनी है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि राजस्थान सरकार में अधिसूचना जारी की गई थी 23 मार्च 2006 को। उसमें यह लिखा गया था कि कोई भी कर्मचारी जो 20 जनवरी 2006 के बाद में राज्य सरकार के अंदर नियुक्त होता है, उसको 2 साल तक फिक्स पीरियड के अंदर रखा जाएगा। उसके अंदर कुछ भत्ते होते कुछ भी नहीं मिले, ट्रेनिंग के हिसाब से रखा जाएगा। उसको बोला गया है परीक्षा विधिन प्रशिक्षणार्थी, मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अब इसमें याद क्या रखना है कि नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था? 23 मार्च नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 23 मार्च 2006 को जारी हुआ था। ये लागू कब हुआ था? लागू पहले हो गया था। लागू मतलब उससे बाद में जारी हो गया, मान लो 23 मार्च को जारी हुआ है ना। और फिर उसमें ये बोला गया है कि आज हम जारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको लागू पहले से कर देंगे हम कि 20 जनवरी 2006 के बाद में कोई भी राज्य सरकार के अंदर नियुक्त होता है, उसको 2 साल के लिए प्रोफेशनल ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा। अब उसके अंदर उसको क्या क्या सेवाएं दे सकते हैं, वो चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दोनों डेट याद रखनी है। लागू कब हुआ था? 20 जनवरी 2006 को। जारी कब हुआ था? 23 मार्च 2006 को। जो इन नियमों के अंदर जो डेटा है ना, डेट हो गई या वैसे कोई डेटा हो गया या कोई छुट्टियों के दिन आ गए, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हर टॉपिक का हर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस तो अपन हाईलाइट रखना ही है उसको। तो इसके अंदर है अधिसूचना जारी कब हुई थी? 23 मार्च 2006 को। लागू कब हुआ था? 20 जनवरी 2006 को। अब इसके अंदर 2 साल तक क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है एक व्यक्ति को अगर वो प्रोबेशनर रहता है? तो अगर अपन सेलेक्ट होते हैं तो उसमें क्या क्या अवकाश, वैसे छुट्टियां नहीं मिलती इसमें, लेकिन 3 अवकाश इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा अवकाश मिलता है इसको? ये तो मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और आकस्मिक अवकाश। अगर मातृत्व अवकाश एक महिला को मिलता है ना, और पितृत्व पिता को मिलता है 15 दिन का, ऐसा कुछ मिलता है। और एक मिलता है आकस्मिक अवकाश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल ट्रेनी को कौन सा अवकाश मिलता है? आकस्मिक अवकाश मिलता है ना। और एक मिलता है पितृत्व और मातृत्व। जो आकस्मिक अवकाश है ना, वो 15 दिन मिलता है, 15 दिन का ले सकता है वो। 15 दिन का कैसे? 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर 15 दिन का ले सकता है। ये दिन याद रखने हैं कि आकस्मिक अवकाश प्रोफेशनल ट्रेनी को कितने दिन का मिलता है? तो 15 दिन का मिलता है। वैसे कौन से अवकाश मिलते हैं? इनके अलावा और कोई अवकाश नहीं मिलता है। वो एक अवकाश आगे पढ़ेंगे अपन, असाधारण अवकाश, वो बिना सैलरी के मिलता है, वो विदाउट पे मिलता है, तो वो अलग है। लेकिन ऐसे नॉर्मल अवकाश कौन सा मिल सकता है? तो पितृत्व, मातृत्व और आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक अवकाश कितने दिन का मिलता है? तो 15 दिन का मिलता है 1 साल के अंदर। 2 साल के अंदर 30 दिन का हो गया, ठीक है। फिर बात करें इसके अंदर कुछ संशोधन किए गए थे साहब, कि जैसे 2 साल का है तो जो डॉक्टर है ना, उनको 2 साल की बजाय 1 साल का प्रोबेशनरी पीरियड रखा गया उनके लिए। ये क्या हुआ है? ये कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 3 जुलाई 2000
2014 को जारी किया गया। तो इसमें ये होता है डॉक्टर के साथ कि वो 1 साल की इंटर्नशिप कर लेते हैं। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हम 1 साल वैसे ट्रेनिंग में रहते हैं, इंटर्नशिप होती है, और फिर 2 साल इधर आते हैं तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो फिर 3 जुलाई 2014 को 3 जुलाई 2014 को यह संशोधन किया गया कि जो डॉक्टर्स हैं उनको 1 साल का ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग रखा जाएगा, 1 साल वो इंटर्नशिप कर लेते हैं। तो एक डेट ये हो गई 3 जुलाई 2014 को। फिर एक डेट और है 27 सितंबर 2014। इसमें क्या हुआ साहब, इसमें ये होता है कि कुछ ऐसे वैकेंसियाँ निकलती है जिसके अंदर अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जैसे 5 साल, 3 साल, 10 साल ऐसी वैकेंसियाँ आती है। तो जब अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो उसके अंदर फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या होती है। ये क्वेश्चन आया कि पहले हम ट्रेनिंग तो हमारे भाई 2 साल क्यों रखा जाता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग पर कि उसको सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे उस माहौल में डालने के लिए। तो 23 सितंबर 2014 को ये नियम जारी किया गया कि कोई भी अगर व्यक्ति है जो पहले से अगर अनुभव है, उसको प्रमाण पत्र रख उस वैकेंसी मांगा जाता है तो उसके लिए प्रोफेशनल पीरियड खत्म है। तो नंबर 8 के अंदर है परीक्षा प्रोफेशनल ट्रेनिंग 23 ये लागू हुआ था अपने 23 मार्च 2006 को लागू जारी हुआ था, लागू हुआ था 20 जनवरी से। और इसको 3 अवकाश मिलते हैं साहब, मातृत्व, पितृत्व और डॉक्टर्स को 3 जुलाई 2014 को, और अन्य के लिए 23 सितंबर 2014। इसके अंदर है 8A दिया गया है। फिर 8A के अंदर क्या है, नवीन नियुक्ति पर आयु कि नवीन नियुक्ति होगी नहीं, उसमें मिनिमम कितनी आयु हो सकती है और अधिकतम कितनी आयु हो सकती है। तो मिनिमम आयु का क्राइटेरिया रखा गया है 16 साल। कितने, 16 साल तक, 16 साल के हो जाते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप बोलोगे साहब ये तो 18 साल का है। ये उन लोगों के लिए है जी, जैसे मान लो किसी के पिताजी थे या किसी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार में किसी को जो ज्वाइन करवाया जाता है, तो वो अगर 16 साल का है तो भी उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। ऐसा नियम है, कुछ जगह पे सब में नहीं है। तो 16 साल है मिनिमम, और अधिकतम कितनी है, 40 साल। अब इसके अंदर कुछ को छूट दी गई है। कौन कौन है वो, महिला को, ध्यान रखना, महिला प्लस जो पुरुष कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, उनको 5 वर्ष की छूट दी है। महिला किसी भी हो, जनरल की हो, किसी भी हो कैटेगरी हो, उसको 5 वर्ष की। जो रिजर्व कैटेगरी है, SC है, ST है, OBC है, EWS, उनके पुरुष को 5 साल की छूट दी गई है। फिर है रिजर्व कैटेगरी महिलाएं हैं, उनको 10 साल की दी गई है, केवल महिलाओं 5 साल। और रिजर्व कैटेगरी है जैसे OBC की है, EWS है, SC है, ST है, इनकी महिलाओं को 10 साल की छूट दी गई है। फिर है अक्सर में, इनके अंदर ये है कि आप 50 साल तक हो जब तक फॉर्म फिल कर सकते हो, 50 साल तक, है ना। और एक है डाइवोर्स और विडो के लिए, इनके लिए कोई एज नहीं है, 50 साल बाद में आप कर सकते हो कि 51 साल, 52 साल। ये ध्यान रखना कि विडो और डाइवोर्स के लिए ये एज नहीं है। फिर है इसमें 8 में नाम परिवर्तन। अपन सुनते हैं कि नाम परिवर्तन नहीं होता है एक बार होने के बाद में, तो ऐसा नहीं है, नाम परिवर्तन करवा सकते हैं अपन अपनी वैकेंसी के अंदर ही, लेकिन उसके अंदर प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है। क्या क्या होती है, एक तो पहले जो सक्षम अधिकारी है उसके बाद प्रस्तुत होना, फिर 2 गवाह के साइन होते हैं, फिर उसको अखबार के अंदर ऐड दिया जाता है, गारंटी ली जाती है, अखबार में पब्लिश करवाया जाता है। ऐसे बहुत प्रक्रिया होती है। लेकिन याद ये रखना है कि नाम परिवर्तन का उल्लेख किसमें है, 8A के अंदर है, नाम परिवर्तन हो सकता है। अब यह है कि जो जन्म प्रमाण पत्र है, जैसे आयु, डेट किसको माने, डेट ऑफ बर्थ कौन सी वैलिड होगी, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ अपन रखें, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब है, तो वो मान्य नहीं होते हैं। मान्य होते हैं 10वीं की मार्कशीट होती है सबसे वैलिड। अगर आप 10वीं तक की, अगर 10वीं से ऊपर की कोई भी वैकेंसी होती है उसके अंदर, मान लो क्वालिफिकेशन 10वीं मांगी गई तो 10वीं की होगी, 10वीं के ऊपर जो भी है, RS है, कोई भी ले लो आप, तो 10वीं की जो मार्कशीट है वो वैलिड है सबसे पहले तो। अब ये है कि मान लो 10वीं की तो नहीं है, 8वीं कर रखी है, तो उसके लिए नगर पालिका से पंचायत समिति से जन्म प्रमाण पत्र आता है, वो बनवा के दे दो, या 8वीं तक हो तो TC होती है, वो आप जमा करवा सकते हो, वो भी वैलिड है। अब ये तो हो गए वो। अब ऐसे होते हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता है, लेकिन साल पता होगा यार, उस साल में हुआ था मेरा। ये कब होता है, ये होता था जब भारत आज़ाद हुआ था 1951 के बाद में जो नियम लागू हुए थे, उस टाइम पे ये स्थितियाँ बनी हुई थी
कि जैसे मान लो किसी को भी ले लिया कि नहीं मेरे को पता नहीं, आइडिया बता दिया उसने। अगर कोई जन्म का वर्ष बताता है, जन्म का वर्ष बता दिया, तो उसकी 1 तारीख जो जुलाई आएगी उसको उसका वैलिड जन्मदिन माना जाएगा। किसी ने वर्ष बता दिया, एग्जैक्ट वर्ष बता दिया कि इतने वर्ष का हो गया मैं और 1987 के अंदर हुआ था या 1992 में हुआ था, ये तो चलो आज के लिए है, उस टाइम के लिए बताए वो, तो वो उस एग्जैक्ट साल बताता है। उसकी 16 तारीख की, किसी भी महीने की जो महीना बताएगा ना उसकी 16 तारीख को होगा। और मान लो कोई अनुमानित बता दे साहब, ऐसे आइडिया बता दे कि मैं तो इतनी साल का हो गया, तो वो जिस दिन बताता है उसी दिन उसका हैप्पी बर्थडे मान लिया जाता है और वो उसमें ऐड हो जाता है। तो ये थे जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें याद रखनी, ये रिवीजन के हिसाब से है थोड़ा। फिर आगे चलते हैं 9 से 12 तक। 9 से 12 तक है ना, ये चिकित्सा प्रमाण पत्र से संबंधित है। ये चिकित्सा प्रमाण पत्र, तो नवीन नियुक्ति होगी तो चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाना अनिवार्य है, सबके लिए है ये। तो ये है इसमें 9 में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना 9 के अंदर। फिर 10 के अंदर ये है कि प्रमाण पत्र प्रारूप, प्रमाण पत्र का प्रारूप है ना, कि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। फिर 10 के अंदर प्रमाण पत्र प्रारूप है उसके हिसाब से बनवाकर सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करवाना होगा। फिर है उसके आगे कि प्रमाण पत्र जारी करना सक्षम प्राधिकारी कौन कौन है साहब। चिकित्सा प्रमाण पत्र है ना, उसको जारी करने का अधिकारी कौन कौन है, सक्षम प्राधिकारी कौन कौन है। तो एक तो है CHMO, PMO, उच्च चिकित्सा अधिकारी जो गजिटेड अधिकारी होते हैं वो। अगर कोई महिला कर्मचारी है तो वो किसी भी महिला चिकित्सक से करवा सकती है। और अगर अस्थायी नियुक्ति या किसी से भी अस्थायी, एक सप्ताह, ये अस्थायी के लिए ये है कि कोई भी अस्थायी नियुक्ति होती है तो अस्थायी नियुक्ति होने के लिए आप किसी से भी जो चिकित्सा जैसे अपन गांव के अंदर छोटा डिस्पेंसरी होता है उससे भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो कर्मचारी स्थायी हो जाता है तो उसको 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करवाना पड़ेगा। क्योंकि नहीं आ सकता है कि कोई अस्थायी कर्मचारी है उसको स्थायी कर दिया जाता है तो उसको चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का दिन कितने दिन रहेंगे, 1 सप्ताह, 10 दिन, 30 दिन, कितने, तो 1 सप्ताह होता है वो, ये याद रखना, उसको स्थायी कर दिया जाता है। तो फिर है आगे कि चिकित्सा प्रमाण पत्र से मुक्त किए गए ऐसे कर्मचारी। अब ऐसे कर्मचारी भी है जिनको चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करवाना पड़ता है। अब आप पूछोगे ये कौन से होते हैं, तो ये है कि पुलिस विभाग, क्योंकि पुलिस विभाग के अंदर मेडिकल के साथ साथ ही वो फिजिकल के साथ साथ मेडिकल हो जाता है, वो दोबारा फिर इनको प्रस्तुत करवाना नहीं होता है। किसी मान लो कोई व्यक्ति है सेवानिवृत्त हो गया, उसको तुरंत पुनः नियुक्ति करवाई जाती है, कर लेता है, उसके लिए फ्री है ये। और उस सेवा के अस्थायी, अब जैसे कुछ ऐसे कर्मचारी जो अस्थायी तौर पर लगे हैं लेकिन उस सेवा के हैं तो उनको 3 माह से अधिक के लिए होते हैं वो, तो वो फ्री है। 3 माह से कम है और 3 माह तक ही होते हैं ये, तो वो फ्री है। चतुश्रेणी के कर्मचारी 3 माह से कम है वो फ्री है। अगर 3 माह से ज़्यादा के लिए नियुक्त होते हैं तो उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कुछ अपवाद है इसके अंदर कि इनको भी बनवाना पड़ेगा, जैसे कि मान लो स्थानीय निधि है कोई भी, जैसे ये नगर निगम है, ये चीज़ें होती हैं इनमें, नगर पालिका है या स्थानीय निधि हो संस्था है, उसमें अगर किसी व्यक्ति को संविदा पे लगा हुआ है वो, तो अगर वो उसको पदोन्नत कर दिया जाता है, उसको स्थायी कर दिया जाता है, तो उसको चिकित्सा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। एक है कि त्यागपत्र के पश्चात पुनः नियुक्त होता है, जैसे मान लो किसी ने त्याग पत्र दे दिया, वो अगर वापस नियुक्त हो रहा है तो उसको चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, इसके अंदर कुछ लिमिट्स रह गई, मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति हो वर्तमान नियुक्त हो रहा है उसको चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाना ही पड़ेगा। इसके अंदर ये है कि अगर आप अस्थायी कर्मचारी है तो 3 महीने से ज़्यादा है तो आपको करवाना पड़ेगा, 3 माह से कम है तो आपको फ्री उसमें रखा जाएगा। तो ये नियम थे 8, 9, 10, 11 और 12, और रिविजन के तौर पर पढ़ा है अपन ने। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।